जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो एडिटोरिया की 5000 प्लस सीरीज का जो ऑब्जेक्टिव सेट प्रैक्टिस आया था, उसी सेट प्रैक्टिस में हर सेट के बाद कुछ अस्मरणीय तथ्य करके दिया हुआ है। उसी का वीडियो अपलोड किया जा रहा था। उसी कड़ी में यह अगला वीडियो है। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेके 40 तक के स्मरणीय तत्व को अपलोड कर दिया गया है। हमने इस सेट में कोशिश किया है 41 से लेके 50 तक के वीडियो को बनाने का। ये टोटल इसमें 100 सेट हैं। हर सेट के बाद जो स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है उसी का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आइए देखते हैं उसी कड़ी में यह अगला वीडियो है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? तो ये हो जाती है धूपगढ़ी। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो दक्कन का पठार है महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार कहाँ है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। बाबा बुधन और ब्रह्मागिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाता है कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो नीलगिरी हो जाता है तमिलनाडु में। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट दोनों घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ पे एक घाट का निर्माण होता है। उस घाट को क्या कहा जाता है? उसको नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी का हो जाती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। आगे देखते हैं भारत के पूर्वी समुद्रीय तट एवं उसका विभाजन। पूर्वी जो समुद्र भारत के जो एक तरफ पूर्वी घाट है, दूसरी तरफ पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी घाट को 3 भागों में बांटा गया। देखिए उसको क्या कहते हैं। पहला होता है कोरोमंडल तट, फिर होता है गोलकुंडा तट और होता है उत्तरी सरकार तट। तो उत्तरी सरकार तट को बांटा गया कहाँ से कहाँ तक? तो जो गोदावरी के डेल्टा है वहाँ से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। और कृष्णा के डेल्टा से फिर गोदावरी के डेल्टा तक को गोलकुंडा तट कहा जाता है। और कोरोमंडल कहा जाता है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक को कहा जाता है। इसको याद करें, ये कभी न कभी ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो उत्तरी सरकार हो जाता है गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक, और गोलकुंडा हो जाता है कृष्णा के डेल्टा से गोदावरी के डेल्टा तक, और कोरोमंडल हो जाता है कन्याकुमारी से कृष्णा के नदी की डेल्टा तक। आगे देखते हैं भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। तो भारत का जो पूर्वी तट है उस पर कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं? तो पारादीप पड़ता है उड़ीसा में, कोलकाता पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और विशाखापट्टनम पड़ जाता है आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। भारत के पश्चिमी तट वो हो जाता है पूर्वी तट, और दूसरे तो हो जाता है पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट को भी 3 भागों में बांट कर उसका नाम रखा गया। स्टार्टिंग में ऊपर से आइए, गुजरात से गोवा उसको कहा जाता है कोंकण तट, फिर गोवा से मंगलुरु तक को केनरा तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक आ जाएगा तो मालाबार तट। दोनों तट को याद रखें। पश्चिमी तट को जो भाग में बांटा गया है, और पूर्वी भाग को भी। आगे देखते हैं भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तट पर ज़्यादा है पूर्वी तट की अपेक्षा। कांडला पड़ता है गुजरात में। मारमा गोवा कहाँ पड़ता है? ये पड़ जाता है गोवा में। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। नहावा ये हो जाता है महाराष्ट्र में। मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में, और कोची बंदरगाह केरल में। एक बार फिर देखिए, कांडला गुजरात में, मारमा गोवा हो जाता है जिसमें गोवा लगा हुआ है गोवा। मुंबई सबको पता है महाराष्ट्र में। नहावा ये हो जाता है महाराष्ट्र में। ये दोनों पड़ जाता है महाराष्ट्र में, मुंबई और नहासुआ। मंगलुरु और कोची, मंगलुरु पड़ जाएगा कहाँ? कर्नाटक में, और कोची पड़ता है केरल में। आगे देखते हैं पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो हो जाता है पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाता है सैडल पीक। पंबन द्वीप कहाँ है? ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी में। आगे देखते हैं, ये एक सेट का स्मरणीय तथ्य समाप्त होता है। अब देखिए अगले सेट में कुछ स्मरणीय तथ्य है। इसमें दिया हुआ है अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम। जहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है उस संगम को क्या कहा जाता है? तो उसको देव प्रयाग कहा जाता है। देव प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? अलकनंदा एवं भागीरथी। आगे देखते हैं देव प्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है। जब देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है तो इस नदी को नाम यहाँ से गंगा पड़ जाता है। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरिद्वार के निकट। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। जहाँ भी दो या दो से अधिक नदियाँ आके मिलती है उस जगह को क्या कहा जाता है? तो संगम कहा जाता है।
तो देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा एवं भागीरथी, और इसी से संयुक्त नदी को गंगा नदी का नाम पड़ जाता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी जिस स्थान पर मिलती है उसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। और कर्णप्रयाग में अलकनंदा एवं पिंडार नदी, और धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ मिलती है उसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग। आगे देखते हैं, एक तरफ दिया हुआ है नदी, दूसरा तरफ दिया हुआ है उद्गम, मतलब कहाँ से नदी निकलती है और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी निकलती है मान सरोवर झील से। गंगा नदी गोमुख हिमानी से, कहीं गोमुख लिखता है और कहीं गंगोत्री लिखा रहता है। गंगा गंगोत्री से, और यमुना यमुनोत्री से। कोसी नदी निकलती है गोसाईनाथ चोटी से, और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा माने जो नाम मरे वो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है, तो अमरकंटक याद करने का एक तरीका हो सकता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। सिंधु नदी कहाँ से निकलेगी? मानसरोवर से, और इसकी सहायक नदी हो जाती है सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम। गंगा नदी गोमुख हिमानी से, इसकी सहायक नदी होती है यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा और आदि। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना होती है। यमुना निकलती है यमुनोत्री से, इसकी सहायक नदी होती है चंबल, बेतवा और केन। कोसी नदी की सहायक नदी हो जाती है लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी और यारू। नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? तो हालन, बंजार और तवा। एक आता है फेमस क्वेश्चन है, तवा। तवा किसकी सहायक नदी है? तो हो जाती है नर्मदा नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। इसकी सहायक नदी मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित। महानदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ के सिहावा के पास से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के सिहावा के पास से। इसकी सहायक नदी हो जाती है ब्राह्मणी और बैतरणी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। कृष्ण भगवान कैसे थे? तो महाबलशाली थे, तो कृष्णा नदी याद करने का महाबलेश्वर की पहाड़ी से। इसकी सहायक नदी हो जाती है पंचगंगा। देखिए इसमें लगा हुआ पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, जिसमें गंगा लगा हुआ है दोनों कृष्णा नदी की हो जाती है। मैंने कृष्णा भगवान का नाम है और गंगा नदी हमारी यहाँ पूजनीय है। तो पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की है। इसमें सबसे फेमस है मूसी नदी, ध्यान में रखें किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकम की पहाड़ी से। और कावेरी कहाँ निकलती है? ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से। कावेरी निकलेगी ब्रह्मागिरी की पहाड़ी से, गोदावरी निकलेगी त्र्यंबक की पहाड़ी से, और कृष्णा नदी निकलेगी महाबलेश्वर की पहाड़ी से। गोदावरी की सहायक हो जाती है वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा और प्रणहिता। गोदावरी की सहायक नदी हो जाती है वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा और प्राणहिता। और कावेरी को हो जाता है भवानी, अमरावती और हेमावती। याद रखें पंचगंगा और दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदी है, जबकि वेनगंगा, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं कौन सी डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है। तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? मालदीव को मिनिकाय से। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकाय को। 8 डिग्री याद रखें मालदीव और मिनिकाय, फिर मिनिकाय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री, और उसके बाद लघु अंडमान एवं कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल। डंकन पास लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान को। कोको चैनल तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को। पाक स्टेट किसको अलग करती है? तो तमिलनाडु एवं श्रीलंका को। पाक से पाकिस्तान नहीं, पाक ध्यान में रखिएगा, पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका को अलग करती है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील हो जाएगा चिल्का झील। भारत की सबसे खारे पानी की झील ये भी हो जाएगा चिल्का ही झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाता है वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाती है? तो हो जाता है गोविंद वल्लभ पंत सागर। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील तो चोलामू झील। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील ये हो जाता है लोनार झील। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील ये हो जाता है हुसैन सागर झील। क्वेश्चन आता है हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये हो जाता है हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य। लोकतक झील कहाँ है? तो लोकतक झील हो जाता है मणिपुर में। और वेम्बनाड झील कहाँ हो जाता है? केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ हो जाएगा? केरल में। आगे देखते हैं, इस प्रकार ये भी इस सेट का भी कुछ स्मरणीय तथ्य समाप्त होता है। अब देखते हैं अगले सेट का क्या दिया हुआ है। यह है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 455 मीटर। भारत के अगर पूछे सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कुंचिकल जलप्रपात। भारचुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो हो जाता है कर्नाटक में। कौन कौन सी? भारचुक्की और बालमुरी।
बिहार जलप्रपात, बिहार से बिहार नहीं बोलना है, बिहार जलप्रपात कहाँ हो जाता है? राजस्थान में। गोकक होता है कर्नाटक में, और दूध सागर हो जाता है गोवा में। दूध सागर गोवा में और गोकक हो जाता है कर्नाटक में। आगे देखते हैं, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु हो जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। और सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? तो केरल में आता है। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है, तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून से या लौटती हुई मानसून से। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है? इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। नया चीज़ को खाया जा सकता है, पुराना चीज़ को नहीं खाया जा सकता, मतलब याद करने के लिए जिसको, तो पुरानी मिट्टी को बांगर और नई मिट्टी को खादर कहा जाता है। आगे देखते हैं, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी में क्या होता है? तो इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन क्या होती है? अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट क्या होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काली होती है। सबसे इसका फेमस क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी को का अन्य नाम? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो महाराष्ट्र एवं गुजरात में। कपास की खेती हेतु इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो काली मिट्टी में सबसे अधिक किसकी खेती की जाती है? तो कपास की खेती की जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? तो इसमें लोह ऑक्साइड पाया जाता है। लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी में क्या होता है? आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है, माने अत्यधिक मात्रा में इसमें आयरन और सिलिका पाया जाता है। यह मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो यह मिट्टी अम्लीय होती है। लाल मिट्टी कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत में पूछे तो स्वामी नाथन को। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब से? तो 1967-68 में। और भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत पूछे तो 1960 में। अगर हरित क्रांति पूछे तो 1967-68 में, और श्वेत क्रांति पूछे तो 1960 में। आगे देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आता है क्वेश्चन कि कौन सी क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? तो जैसे हरित क्रांति, इसका संबंध हो जाता है खाद्यान्न उत्पादन से। नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति में मांस और टमाटर के उत्पादन से। एक बार फिर देखिए, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, लाल क्रांति हो जाता है मांस एवं टमाटर के उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध हो जाता है तिलहन उत्पादन से, सुनहरी क्रांति का संबंध हो जाता है फल उत्पादन से, गोल क्रांति आलू से हो जाता है, और कृष्ण क्रांति ये हो जाता है बायोडीजल से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? बायोडीजल के उत्पादन से। और भूरी क्रांति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका हो जाता है उत्पादन उर्वरक उत्पादन से। एक नज़र देख लीजिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा, सारा का सारा याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले सेट में देखते हैं स्मरणीय तथ्य में क्या दिया हुआ है। गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ पे? गिरना सिंचाई परियोजना, गिरना हो जाता है महाराष्ट्र में। पंबा सिंचाई ये हो जाता है केरल में। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ? तो 1983 में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब हुआ? तो 1874 में। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र कब हुआ? तो 1955 में। किसकी सहायता से? तो हुआ है रूस की सहायता से। उस समय सोवियत रूस कहा जाता था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में। राउरकेला का 1959 में। किसकी मदद से? तो जर्मनी की सहायता से। बोकारो स्टील ये हो जाता है 1964 में। किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब होता है? 1974 में, 1974 में। आगे देखते हैं, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। तो भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1937 में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है किसको? मुंबई को। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में। क्वेश्चन है कि भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई? तो 1971 में। आगे देखते हैं, एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना 1936 में। नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कागज उद्योग के लिए। नेपानगर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब होती है? 1951 में। 1950 में क्या होता है? संविधान लागू होता है, उसके अगले ही साल भारतीय उर्वरक निगम की क्या होती है? स्थापना होती है। आगे देखते हैं, कुटीर उद्योग बोर्ड, ठीक है, यह कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में। और भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में। लघु उद्योग बोर्ड 1954 में। ये दोनों 1954 में। कौन कौन? अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और लघु उद्योग बोर्ड, दोनों की स्थापना 1954 में। आगे देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाता है NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। सबसे छोटा पूछे तो 47A। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 5846 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे होता है? तो इसका हो जाता है सड़क निर्माण से। आता है भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो सड़क निर्माण से। सागरमाला परियोजना का संबंध ये हो जाता है, सागरमाला ये हो जाता है बंदरगाह के विकास से। जो भी बंदरगाह है उसको विकास करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है जिसका नाम है सागरमाला परियोजना। अगले सेट में देखते हैं क्या दिया है स्मरणीय तथ्य में। विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1825 में। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 1853 में। कहाँ से कहाँ का? मुंबई से ठाणे तक। भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई, इलेक्ट्रिक वाली पूछे तो 1925 में, और पहली पूछे तो 1853 में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई कब से? तो 1969 से। 1969 में क्या हुई? राजधानी ट्रेन पहली बार चलाई गई। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1905 में भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना की गई। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1950 में। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया 1924-25 में। किसकी सिफारिश पर? एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया कब? 2017 से। जब ये मोदी जी की सरकार आई तो इन्होंने रेल बजट को, आम बजट को क्या किया? एक में शामिल कर दिया। कलकत्ता मेट्रो की स्थापना 1984 में। यह भारत का पहला मेट्रो कौन सा है? तो कलकत्ता मेट्रो। इसकी स्थापना 1984 में। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत होता है 2002 से। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया कब? तो 2014 से। कहाँ में? तो मुंबई पे चलाया गया। कहाँ चलाया गया है? तो मुंबई में। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल 2014। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय तो बड़ौदा गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। और ज्वारीय बंदरगाह कहे तो कांडला। याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई, गहरा पूछे तो विशाखापट्टनम, कृत्रिम बोले तो चेन्नई, और ज्वारीय कहे तो कांडला। आगे देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है और कहाँ से कहाँ तक है? देखते हैं। पहला राष्ट्रीय जलमार्ग पहला है, इसकी लंबाई होती है 1620 किलोमीटर। पहले की जलमार्ग की लंबाई कितनी है? 1620। दूसरे का 891, तीसरे का 205 और चौथे का 1095, पाँचवें का 623 और छठे का 121। पहला कहाँ है? इलाहाबाद से हल्दिया। यही ज़्यादातर पूछता है कहाँ से कहाँ तक है। पहला का इलाहाबाद से हल्दिया और इसकी लंबाई 1620। सबसे लंबा हो जाता है पहला जलमार्ग और दूसरे नंबर पर हो जाता है चौथा। दूसरा कहाँ है? सदिया से धुबरी। तीसरा हो जाता है कोलम से कोटापुरम। चौथा हो जाता है काकीनाडा से मरकानम। कहाँ से? मरकानम। पाँचवा हो जाता है तलचर से धमरा। और पाँचवा हो जाता है लखीमपुर से भागा।
अब अगले में देखते हैं क्या दिया हुआ स्मरणीय तत्व में। एक तरफ ज्वालामुखी है और उससे पूछ रहा है संबंधित क्षेत्र। कौन सा ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है या किस द्वीप पे उत्पन्न होती है। पहला देखते हैं मोना लावा। मोना लावा हवाई द्वीप, कियालू हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ पड़ता है, यूएसए में यानी अमेरिका में। माउंट सेंट हेलेंस ये भी पड़ता है यूएसए में, और माउंट सस्ता ये भी यूएसए में। याद रखें ये चारों के चारों कहाँ पड़ता है, यूएसए में। मोना लोआ, कियालू, माउंट सेंट हेलेंस और माउंट सस्ता, क्या सस्ता। फिर है माउंट एटना। एटना पड़ता है इटली में और विसुवियत इटली में। दोनों याद रखें, एटना और विसुवियत कहाँ पड़ता है, तो इटली में। आगे देखते हैं ओजस डेल सलाडो, ये पड़ता है चिली और अर्जेंटीना में। ओजस डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना में। फ्यूजियामा जापान में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में। किलिमंजारो तंजानिया में। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में। ओजस डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना में। फ्यूजियामा हो जाता है जापान में। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। आगे देखते हैं किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो स्ट्राम्बोली को। स्ट्राम्बोली को क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्यों कहा जाता है, यहाँ इतना ज्वालामुखी उद्गार होता है जैसे दूर से देखने पर लगता है कि प्रकाश निकल रहा है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, सबसे ज़्यादा क्या निकलती है, जलवाष्प निकलती है। आगे देखते हैं विश्व की प्रमुख घाटियाँ। ठीक है, एक तरफ घाटी है, उससे संबंधित देश का नाम दिया हुआ है। हम्बर घाटी कहाँ है, हम्बर घाटी हो जाता है कनाडा में। हम्बर घाटी कनाडा में। मृतक घाटी कैलिफोर्निया में। लायर घाटी फ्रांस में। पो घाटी इटली में। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में। चितवन घाटी नेपाल में। और टेलर घाटी हो जाता है अंटार्कटिका में। एक तरफ घाटी है और ये दिया हुआ है देश का नाम। आगे देखते हैं भारत की प्रमुख क्या है, घाटियाँ है। मरका घाटी कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है लद्दाख में। पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। नेलांग घाटी उत्तराखंड में। और जुको घाटी नागालैंड में। जुको घाटी कहाँ है, तो ये नागालैंड में। सांगला घाटी कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में। ये बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर में हुआ क्वेश्चन है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश। एक क्वेश्चन इससे भी देखने को मिल जाता है कि कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित है कि नहीं है, चाहे फिर कर्क रेखा हो, चाहे भूमध्य रेखा हो, चाहे विषुवत रेखा हो। तीनों रेखा पर उपस्थित देशों को एक नज़र देख लेते हैं। यही है भूमध्य रेखा पर कौन कौन से हैं, तो इक्वाडोर, साओ टोम और प्रिंसिपी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया, किरिबाती, कोलंबिया, गैबान, युगांडा, मालदीव, ब्राज़ील, कांगो गणराज्य, केन्या और इंडोनेशिया। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, एक बार वर्ल्ड मैप को देखें और देखने से ही सिर्फ याद हो जाएगा। एक बार देखें, दो बार देखें और उसके बाद उस देश का नाम भी उच्चारण करते रहें, आसानी से याद हो जाता है। आगे देखते हैं कर्क रेखा पे हवाई द्वीप, बहमासा और मोरितानिया, अल्जारिया, लीबिया और मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, चीन, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और ताइवान। ये सब क्या है, कर्क रेखा पर स्थित देश हैं। आगे दिया हुआ है मकर रेखा पर कौन कौन से देश हो जाते हैं, तो मकर रेखा पर चिली, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, नामीबिया, मोजाम्बिक और टोंगा, प्रागवे, बोत्सवाना, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया। ये मकर रेखा है। इससे भी एक क्वेश्चन बिहार एसआई में प्रीवियस ईयर में आया था कि कौन सा देश किस मतलब कर्क रेखा के नज़दीक या कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। आगे देखते हैं कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटेगी। और भूमध्य रेखा को कांगो नदी, और इसके बाद कर्क रेखा को माही नदी। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही, भूमध्य को कांगो और मकर को लिम्पोपो नदी। आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान दिया हुआ है। एक तरफ दिया है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और इधर है शीतोष्णीय घास का मैदान। सवाना कहाँ है, तो अफ्रीका में। कंपोज ब्राज़ील में। लानोस वेनेजुएला में।
ये तीनों क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्ण में जाता है प्रेयरी, पम्पास और डाउन। प्रेयरी अमेरिका और कनाडा में, पम्पास हो जाता है अर्जेंटीना में, डाउन हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखते हैं। अब दिया हुआ है कि एशिया के लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्रीज कहने का संबंध है कि ऐसा देश जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगी रहती है, उसको क्या कहा जाता है, लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। देख लीजिए ये सभी के सभी एशिया के लैंडलॉक कंट्री है। आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भूटान, मंगोलिया और लाओस। ये है एशिया के लैंडलॉक कंट्री। अब देखिए यूरोप के लैंडलॉक कंट्री। इसमें देखिए यूरोप में कौन कौन से देश है जिसकी सीमा जल से नहीं लगी हुई है। तो हो जाता है अंडोरा, लिंचेस्टाइन, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया, कोसोवो, बेलारूस, सर्बिया, वेटिकन सिटी, चेक रिपब्लिकन, हंगरी, सैन मेरिनो, ऑस्ट्रिया, मोल्डोवा, मैसेडोनिया। ये सब यूरोप के देश हैं जो लैंडलॉक कंट्री हैं। अब आगे देखते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में जो देश हैं जो जिनकी सीमा किसी भी जलीय सीमा से नहीं लगी हुई है। आगे देखते हैं माली, बुर्किन फासो, नाइजर, चाड, उसके बाद है सेंट्रल रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसोथो और मालवी। दक्षिण अमेरिका में दो देश, कौन कौन से, बोलीविया और पैराग्वे। सबसे इम्पोर्टेंट यही है क्योंकि इसमें मात्र दक्षिण अमेरिका में मात्र दो ही ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक हैं। कौन कौन से, तो बोलीविया और पैराग्वे। याद करने का तरीका बी से हो जाएगा बोलीविया और पी से पैराग्वे। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं। प्रशांत महासागर की दो तरह की जलधाराएं होती हैं, किसी भी सागर में उठती हैं, एक ठंडी जलधारा और दूसरी गर्म जलधारा। ये प्रशांत महासागर की देखते हैं ठंडी जलधारा कौन कौन सी है। तो ठंडी जलधारा में जाता है हम्बोल्ट जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, क्यूराइल जलधारा और अंटार्कटिक जलधारा। ये सब क्या है, ठंडी जलधारा है। जब गर्म जलधारा की बात हो तो क्यूरोसियो जलधारा, अलास्का, सुसीम जलधारा और एल नीनो जलधारा। ये क्या है, गर्म जलधारा है किसकी, प्रशांत महासागर की। आगे देखते हैं अंटार्कटिका की ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा में कौन कौन सी हो जाता है, लेब्राडोर, वेंगुएला, कनारी और फॉकलैंड। ये क्या है, ठंडी जलधारा है। और गर्म में पूछे तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, इरमिंजर जलधारा और उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा। ये क्या है, अटलांटिक महासागर की सभी गर्म जलधारा है। आगे देखते हैं प्रमुख जलडमरू मध्य, मतलब कौन किसको, एक तरफ जलडमरू मध्य दिया हुआ और दूसरे तरफ क्या दिया हुआ, संबंधित सागर का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है, बेरिंग जलडमरू मध्य, ये हो जाता है आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के मध्य। जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक के मध्य। डोबर ये हो जाता है उत्तरी सागर और अटलांटिक के मध्य। मलक्का जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक के बीच। पाक हो जाता है बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के बीच। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है। कहाँ स्थित है, मेडागास्कर और डियागो ये हो जाता है हिंद महासागर में। और बरमूडा ट्रायंगल ये हो जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बरमूडा ट्रायंगल स्थित कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगले सेट का देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाता है, तो एशिया हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछे तो इंडोनेशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कहे तो एशिया। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहे तो अरब सागर प्रायद्वीप। अफ्रीका से अलग करती है एशिया को अफ्रीका से कौन सी नहर, तो स्वेज नहर। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तो हो जाता है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रूट देश यानी लैंड लॉक कंट्री तो हो जाता है कजाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाती है नील नदी। आगे देखते हैं विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त। सबसे गहरा सागरीय गर्त हो जाता है मेरियाना गर्त। कहाँ है, तो ये प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे गहरी झील तो हो जाता है बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है किसके, तो बेरिंग जल संधि के।
स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। अफ्रीकी महाद्वीप में देखते हैं, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तीनों रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका से। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। बुशमैन पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान स्थित है किम्बरले, कहाँ पे? तो हो जाता है साउथ अफ्रीका में। क्या है ये? हीरे की सबसे बड़ी खान है। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पे? तो कांगो नदी पे। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को। आता है क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। आगे देखते हैं, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है किसको? तो अफ्रीका को, क्योंकि सबसे पिछड़ा कोई महादेश है तो अफ्रीका महादेश ही है। अब देखते हैं कुछ उत्तरी अमेरिका के बारे में। विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है किसको? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो यूएसए तथा कनाडा के मध्य है। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है तो सैन फ्रांसिस्को को। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। विश्व की सबसे बड़ी बंदरगाह न्यूयॉर्क है। अब विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील क्या हो जाती है? सुपिरियर झील। इस प्रकार इस सेट का भी स्मरणीय तथ्य समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 10 सेट के स्मरणीय तथ्य के साथ। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। ये सारे के सारे क्वेश्चन बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग बिहार दरोगा का स्पेशल तैयारी करते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे वीडियो पे ध्यान दें। हमारा वीडियो ज़्यादातर बिहार दरोगा को टारगेट करके ही बनाया जाता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।